नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीडीएस सिस्टम में सीबीडीसी आधारित एक डिजिटल खाद्य कूपन की प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो भी खाद्य सुरक्षा तंत्र है, उस खाद्य सुरक्षा तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उस खाद्य सुरक्षा तंत्र की दक्षता को बढ़ावा देना और इस सुरक्षा तंत्र में जो भी लाभार्थी हैं, उसके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये जो पहल है पीडीएस में सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करने की, उसके माध्यम से आप देखें हमारे देश में डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का एक संकेत मिलता है। साथ ही साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने अपनाया है, ताकि जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार पहले होता था, उस भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, उसमें जो पहले लीकेज होता था, उस लीकेज को कम किया जा सके। तो इसी डीबीटी का अगले चरण का ये संकेत, ये जो योजना हाल ही में पीडीएस में सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करके दी गई है, वो देती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम सबसे पहले तो सीबीडीसी के बारे में समझेंगे कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये पीडीएस में संरचनात्मक सुधार करती है और हमारे देश में जो खाद्य सुरक्षा तंत्र है, उसको ज़्यादा पारदर्शी बनाती है, उसको ज़्यादा दक्ष बनाती है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीबीडीसी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सीबीडीसी हमारे देश की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो सीबीडीसी आरबीआई के द्वारा जारी की जाने वाली फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। फिएट मुद्रा क्या होती है? तो फिएट मुद्रा किसी भी देश की ऐसी मुद्रा होती है जिसको सरकार के भरोसे पर चलाया जाता है। इसमें मतलब इसको किसी भी वस्तु से इसकी बैकिंग नहीं होती, यानी कि जो फिएट मुद्रा होती है, इसको किसी भी वस्तु के बराबर, जैसे सोना हो गया या चांदी हो गया, इसके बराबर इसका कोई भी मूल्य नहीं होता। ये केवल सरकार के भरोसे पर चलती है, आपको ध्यान में रखना है। और फिएट करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसे किसी भी सरकार के द्वारा एक लीगल टेंडर घोषित किया जाता है। लीगल टेंडर घोषित करने का मतलब ये है कि कोई भी हमारे देश का व्यक्ति इसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक बात है? तो इसको हम फिएट करेंसी को हम डिजिटल रूप के तौर पे हम सीबीडीसी को देखते हैं, जिसको कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिएट करेंसी क्या होता है और सीबीडीसी क्या है, ये आपने समझा होगा। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सीबीडीसी का वैधानिक आधार जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 में है। फिर उसके बाद ये जो आरबीआई है, उसकी बैलेंस शीट पर एक लायबिलिटी के रूप में ये जो सीबीडीसी है वो दर्ज होती है और साथ ही साथ ये रुपीस में अंकित होती है और भौतिक मुद्रा के समान इसका मूल्य वर्ग जो है वो उपलब्ध होता है। जैसे 100 रुपए हो गया डिजिटल करेंसी, फिर उसके बाद 500 का डिजिटल करेंसी हो गया। तो जिस तरीके से भौतिक मुद्रा अलग अलग मूल्य वर्ग में उपलब्ध होती है, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी अलग अलग मूल्य वर्ग में उपलब्ध होती है। अगर हम भारत में इसके शुरुआत की बात करें तो दिसंबर 2022 में इसकी प्रायोगिक शुरुआत की गई थी और इसके दो रूप हमें देखने को मिले थे। एक था होलसेल सीबीडीसी यानी कि थोक सीबीडीसी, जिसको हम ई रुपीस डब्ल्यू के नाम से लिखते थे, और दूसरा था रिटेल सीबीडीसी, जिसको हम ई रुपीस रिटेल के नाम माध्यम से लिखते थे, जो कि खुदरा सीबीडीसी होता था। अब पीडीएस में ये जो सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन की योजना शुरू की गई है, ये कैसे काम करेगा, हमें इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप समझिए कि लाभार्थियों का जो डिजिटल वॉलेट होता है, उसमें सीधे सीधे सीबीडीसी को जमा किया जाएगा। फिर इसके बाद ये जो सीबीडीसी है, इसका उपयोग केवल जो फेयर प्राइस्ड शॉप्स होते हैं, जो उचित मूल्य की दुकान होती है, जहां से कम दाम पर हमारे देश के नागरिकों को जो आप देखें राशन मिलता है पीडीएस के थ्रू, तो उसी दुकान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। और फिर क्यूआर कोड या कूपन कोड के माध्यम से आप खाद्यान्न की खरीद इन सारे उचित मूल्य की दुकानों पर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो पीडीएस प्रणाली है, ये भारत में खाद्य सुरक्षा की एक व्यवस्था है, जिसके तहत हमारे देश के जो भी गरीब और वंचित वर्ग हैं, उनको सस्ती दरों पे अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसको कानूनी आधार हमारे देश में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, उसके माध्यम से मिलता है। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रणाली है, ये हमारे देश की लगभग 67% आबादी को कवर करता है। इसका क्रियान्वयन इस तरीके से होता है कि सबसे पहले सरकार के द्वारा एमएसपी पे खरीद की जाती है, फिर उसके बाद एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका भंडारण किया जाता है और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से इन सारे खाद्य भंडारों का जो खाद्य पदार्थ है उनका वितरण किया जाता है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हालिया कुछ सुधार भी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहले तो आधार आधारित प्रमाणीकरण है। फिर उसके बाद ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को शुरू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आप देश के किसी भी हिस्से में हैं
तो आप इस पीडीएस प्रणाली का इस्तेमाल इस वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और हाल ही में जो सीबीडीसी का प्रयोग हमें पीडीएस प्रणाली में देखने को मिला है, वो भी एक सुधार है। लेकिन पीडीएस प्रणाली में हमें शुरुआत से ही कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इसमें लीकेज की बहुत समस्या है, इसमें फर्जी कार्ड बन जाते हैं और फिर इसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखता है। भंडारण में क्षति होती है और जो अंतिम छोर तक आपूर्ति है, वो बाधित होती है। तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले तो पीडीएस है उसके बारे में बात की, लेकिन हम बात क्या कर रहे थे कि पीडीएस में सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ही हमने बात करी थी कि एक डिजिटल रुपया को प्रोग्रामेबल बनाया गया है और इसको केवल उचित मूल्य की दुकानों पर ही इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो जो सीबीडीसी आधारित प्रणाली है, उसमें जो भी लेन-देन होता है, वो बहुत रियल टाइम में संपन्न होता है और इससे भुगतान जो है उसका तत्काल सत्यापन संभव होता है कि किस व्यक्ति ने कितना अनाज खरीदा है। ठीक बात है? फिर उसके बाद आप देखें, अगर ये एक प्रोग्रामेबल भुगतान है, तो इसके अंतर्गत होता ये है कि जो भी डिजिटल राशि का उपयोग हुआ है, वो केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एफपीएस हैं, ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो उचित मूल्य की दुकान है, उन्हीं पर खाद्यान्न खरीद के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस प्रणाली से जो बार-बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता हमें देखने को मिलती थी, वो कम हो जाती है और लाभार्थियों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। साथ ही साथ डिजिटल ट्रैकिंग और इसमें प्रत्यक्ष अंतरण यानी डायरेक्ट ट्रांसफर के कारण जो मध्यस्थ हैं, उनकी भूमिका बहुत न्यूनतम होती है और इस वजह से जो लीकेज और भ्रष्टाचार हमें भौतिक रूप से जब प्रमाणीकरण होता था, उसके माध्यम से जो देखने को मिलती थी, तो उसमें हमें लीकेज और भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिलती है। तो सीबीडीसी का दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यापक महत्व है। सबसे पहला तो ये हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि अब बिना बैंक खाते वाले नागरिक भी वॉलेट आधारित भुगतान कर सकेंगे और इस पीडीएस प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में जो जैम ट्रिनिटी है, जिसको हम जनधन, आधार और मोबाइल के नाम से जानते हैं, ये इसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। साथ ही साथ ये एक डिजिटल बही खाते के माध्यम से जो भी प्रणाली है उसको ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा और सब्सिडी लीकेज पर नियंत्रण करेगा, क्योंकि इसकी ट्रैकिंग रियल टाइम आधारित होती है, तो इसकी ट्रैकिंग की जा सकेगी और कर चोरी में भी कमी जो है उसमें उससे हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रोग्रामेबल भुगतान होने की वजह से जो सशर्त ट्रांसफर है वही संभव होता है। डीबीटी की प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है और हमारे देश में जो भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनका बेहतर लक्ष्यीकरण होता है। कहने का मतलब कि जिस वर्ग को लक्षित करके हमने जो योजना बनाई है, उसी वर्ग तक उस योजना का लाभ पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों पीडीएस के सुधार के संदर्भ में भी सीबीडीसी का काफ़ी महत्व है। कहने का मतलब कि हमारे देश में अगर आप वर्तमान समस्याओं को देखें, तो सबसे पहले तो पीडीएस में फर्जी राशन कार्ड की समस्या है। फिर बायोमेट्रिक फेलियर कभी-कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को अनाज नहीं मिल पाता, उसकी भी समस्या है। साथ ही साथ जो भौतिक कूपन दिए जाते हैं, उसमें भी हेरा-फेरी की समस्या हमें देखने को मिलती है और इसकी वजह से जो अंतिम छोर तक आपूर्ति है, उसमें बाधाएँ उत्पन्न होती है। तो सीबीडीसी इन सारी समस्याओं का समाधान इस तरीके से करेगा कि डिजिटल ट्रैकिंग करेगा, यानी किस व्यक्ति ने लिया और कितना अनाज लिया, इस सब की जो जानकारी है वो डिजिटली अब इसको इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही साथ लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिस व्यक्ति के लिए जो भी अनाज सरकार के द्वारा भेजा गया है या जिस वर्ग के लिए जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं भेजी गई है, उसी व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचे, इस बात को पे फोकस किया जा सकेगा। साथ ही साथ रियल टाइम ऑडिट ट्रेल किया इसको पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी सीबीडीसी के तहत ट्रांसफर होगा, तो उसका रियल टाइम सत्यापन होता है और इससे लाभार्थी की पसंद का भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो इसका वैश्विक एक परिप्रेक्ष्य भी है। तो जिस तरीके से हमने अपने देश में सीबी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लागू किया है, उसी तरीके से आपको चीन में भी चीन का ई-युआन यानी डिजिटल युआन आपको देखने को मिलेगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का डिजिटल यूरो पर आप देखें कि काम चल रहा है। फिर उसके बाद बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का सीबीडीसी फ्रेमवर्क जो है, वो भी विकसित किया जा रहा है। तो भारत का जो मॉडल है, जिसमें हम प्रोग्रामेबल वेलफेयर डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो इसके कारण ये वैश्विक रूप से काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में सबसे पहले तो डिजिटल साक्षरता की काफ़ी कमी है, जिसके माध्यम से आप देखें तो इस योजना का क्रियान्वयन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा की जो समस्याएँ हाल के कुछ दशकों में हमें ज़्यादा देखने को मिली है, तो वो भी एक जोखिम हमारे लिए लेके आता है। फिर डेटा की गोपनीयता की चिंताएँ हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या जो है, वो एक और चुनौती है, क्योंकि बिना इंटरनेट के इस सीबीडीसी का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। बिना पीडीएस में इंटरनेट के इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और फिर अगर कोई तकनीकी विफलता की स्थिति होती है, तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस बात में भी हमें अभी देखने को एक चुप्पी देखने को हमारे देश में मिलती है।
तो दोस्तों हम आगे की राह इस तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं कि एक ऑफ़लाइन सीबीडीसी मोड हम विकसित करें, क्योंकि बिना इंटरनेट के भी सीबीडीसी का इस्तेमाल जब होने लगेगा, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ जिस क्षेत्र में नहीं है, वहाँ पे भी इस योजना का इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही साथ हमें अपने देश में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना पड़ेगा। जो हमारे देश के लाभार्थी हैं, उनको डिजिटल प्रशिक्षण देना पड़ेगा ताकि उनके साथ कुछ भ्रष्टाचार ना हो, इस बात के लिए वो अपने आप को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही साथ इस योजना का चरणबद्ध विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल साक्षरता हमारे देश में कम देखने को मिलती है, तो पहले डिजिटल साक्षरता को एक तरफ से बढ़ाना पड़ेगा, धीरे-धीरे उसी साक्षरता के बढ़ते हुए स्वरूप के साथ-साथ हमें इस योजना का चरणबद्ध विस्तार करना पड़ेगा। और अगर किसी को कोई शिकायत होती है, तो उसके शिकायत के निवारण के लिए हमें अपने देश में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन की व्यवस्था है, ये केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की पुनर्कल्पना का प्रयास है। अगर हम इसे डिजिटल समावेशन से, डेटा सुरक्षा से और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के साथ लागू करते हैं, तो यह लीकेज रहित बन सकता है, पारदर्शी बन सकता है और साथ ही साथ एक नागरिक केंद्रित शासन मॉडल की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी सिद्ध हो सकता है। तो ये दोस्तों, हमने आज के सेशन में सीबीडीसी का किस तरीके से हमारे देश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा, वो किस तरीके से इसे पारदर्शी बनाएगा, उसके बारे में बात करी। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू का जवाब दे सकते हैं कि सीबीडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्रीय बैंक की लायबिलिटी होती है और उसकी बैलेंस शीट में दर्ज होती है, बिल्कुल सही है। भारत में रिटेल सीबीडीसी को केवल इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से सशर्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कंडीशनल डीबीटी संभव है। तो ये 3 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन का जवाब चुनना है। इसकी व्याख्या आपको अगले उसमें देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसके अलावा जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।